ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाई एम्बिशन कोएलिशन के बारे में। भारत ने हाल ही में HAC को ज्वाइन किया है। क्या है HAC? क्या इसके गोल्स हैं? कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर आते हैं? साथ ही में रियो कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। एजेंडा 21 अर्थ समिट जो हुई थी, साथ ही में जो COP 26 वर्सेस COP 15, यानी COP 26 और COP 15 दोनों ही बच्चों को समझ नहीं आते COP है क्या। सर अभी तो 26 हो रहा है और अभी पेपर में आया COP 15 भी हो रहा है। तो करंट अफेयर्स को बेहतर समझने के लिए हम इन सारी चीजों पे आज बात करने जा रहे हैं। चलिए देख सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, इंडिया ज्वाइंस HAC फॉर नेचर एंड पीपल। 2014 में बना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले एक MCQ देख लेते हैं। Where was the sustainable development explained for first time? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है, जो टर्म है, इसका मीनिंग हम सभी जानते हैं, पर यह पहली बार कहां पर एक्सप्लेन किया गया था? A, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, B, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में, C, फर्स्ट अर्थ समिट रिपोर्ट में, या D, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। आप अपना आंसर कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए, मामला क्या है, हुआ क्या है? हाल ही में एक सेरेमनी हुई न्यू दिल्ली में, जिसमें फ्रेंच और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके इंडिया ने अपना HAC को साइन कर दिया। एग्रीमेंट्स को साइन करके जो फ्रेंच एम्बेसडर है टू इंडिया, लेनिन, उन्हें हैंड ओवर कर दिया है। क्लियर है बात? ये जो HAC है, हाई एम्बिशन कोएलिशन, इसको साइन करने वाला भारत ब्रिक्स नेशन में से इकलौता देश बना है। ब्रिक्स नेशन में कौन कौन आते हैं आपके? B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स नेशन में भारत ने ही HAC को साइन किया है। चल, लेनिन जो है फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने इस साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट को एक गेम चेंजर बताया है और उनके जो मल्टीलैटरल एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स हाई एम्बिशन कोएलिशन, जो उनके गोल्स हैं, उनको अचीव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही में राम प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही में बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो भी एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, भारत उसमें बखूबी आपका साथ निभाएगा। यू हैव ऑल द सपोर्ट। ऑलराइट, तो ये गुप्ता जी की तरफ से स्टेटमेंट हमारे सामने आई है। चलिए, व्हाट इज HAC? HAC है क्या? हाई एम्बिशन कोएलिशन। देखिए, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स वर्ल्ड में इस हाई एम्बिशन शब्द को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। क्या ये हाई एम्बिशन कोएलिशन वाकई में हाई एम्बिशन है? चलिए, ये HAC है फॉर नेचर एंड पीपल, एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, यानी अलग अलग सरकारों का एक समूह है, जिसमें 70 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर आती हैं। को चेयर्ड बाय कोस्टा रिका, राइट, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एज ओशन को चेयर। इसका मेन उद्देश्य है 30%, एटलीस्ट 30% वर्ल्ड का संरक्षण करना, वर्ल्ड लैंड का संरक्षण करना, ओशन का, बाय 2030। इसी को 30 क्रॉस 30 टारगेट के नाम से जाना जाता है, यानी 30% लैंड और ओशन को प्रिजर्व करना बाय द ईयर 2030। ये हमारा टारगेट है HAC के अंतर्गत। HAC के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, अलग अलग पूरे विश्व से मेंबर्स आते हैं। मेनली बात करें तो एशिया के आपके बहुत सारे नेशंस, अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सारे HAC के मेंबर्स हैं। और इंडिया पहला मेंबर बना है ब्रिक्स ब्लॉक से HAC को ज्वाइन करने वाला। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया का ये जो अनाउंसमेंट है, बहुत ही एक डिप्लोमेटिक मूव की तरह देखा जा रहा है। चाइना में हाल ही में COP 15 होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सिंपल शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग पार्टीज होती हैं अलग अलग कन्वेंशन में। जितने भी HAC की पार्टीज क्या है, ये 70 देश जिन्होंने इसे साइन किया है, ये इसकी पार्टीज हैं। और ये जो पार्टीज की जब एक कॉन्फ्रेंस होगी साथ में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसे कहते हैं, एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कहलाती है, जो सारे कन्वेंशंस के जो मेंबर्स होते हैं उन सबसे मिलकर बनती है। उनकी जो मीटिंग होती है, उनको अलग अलग नंबर्स दे दिए जाते हैं। अब जो होने वाली है वो होने वाली है COP 15, अक्टूबर 11 से लेके 15 तक चाइना में, राइट। तो ये चाइना में COP 15 होने वाली है, उसके पहले ही हमारा डिसीजन आया है कि हम HAC को ज्वाइन करेंगे। और HAC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये जो ट्रीटी फाइनलाइज होने वाली है, किसमें? COP 15 के अंतर्गत। तो इंडिया ने बहुत ही सेफ मूव पहले से ही चल दिया है। चलिए,
थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया ने इस HAC को ज्वाइन करने के प्रोसेस को 11 जनवरी को इनिशिएट कर दिया था। 11 जनवरी को वन प्लैनेट समिट हुई थी, फ्रांस द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया था विद कोऑपरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसमें सारे लीडर्स शामिल थे। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, एंटोनियो गुटेरेस की बात करें या डेविड मालपास की बात करें। और वन प्लैनेट समिट जो थी, ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक समिट थी, फ्रांस द्वारा ऑर्गेनाइज थी, और इसका जो थीम था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस थीम में हम लोगों ने इनिशिएशन किया था कि हमें HAC को ज्वाइन करना है। फाइनली में 7 अक्टूबर को हम लोगों ने HAC को ज्वाइन कर लिया है। समझेंगे रियो कन्वेंशंस क्या है। देखिए 1992 में 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी, जिसे रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, इसलिए इसे रियो समिट कहते हैं। इस समिट में 3 मेजर कन्वेंशन हमारे सामने आते हैं। कन्वेंशन में कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC जिसे कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, साथ ही में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों कन्वेंशन है और तीनों कन्वेंशन के एक ही गोल है। गोल यानी एक बड़ा लार्जर फ्रेमवर्क में देखें तो सभी को नेचर को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, राइट। पर इनके एम्स अलग अलग हैं, राइट। ये डेजर्टिफिकेशन में डील करता है डायरेक्ट, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकने में लगा है, और ये बायोडाइवर्सिटी के पीछे लगा हुआ है, राइट। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। क्लियर? एम्स अलग अलग है पर मोटे तौर पे देखें तो गोल सबके सिमिलर है। UNFCCC की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलती है COP26 जो कि ग्लासगो यूके में 2020 में होने वाली थी, अब ये 2021 में होगी नवंबर में। क्लियर? वहीं पर बात करें CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, हम बात कर रहे हैं COP15 की, और ये COP15 का होने वाली है, हमने देखा 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चाइना में। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी हमें देखना है COP15 को ही, और ये होने वाली कहां पर है, ये अभी डिसाइडेड नहीं कहां होगी। कोट डे आइवेरे जो एक अफ्रीकन कंट्री है वो काफी विलिंगनेस दिखा रही है इसे होस्ट करने के लिए। क्लियर है बात? सो ये दोनों जो है आपकी COP15 चल रही हैं, और UNFCCC की बात करें तो COP26 है। UNCCD की जो COP14 है वो हमारी कहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, आपने काफी न्यूज में इसे सुना भी होगा। क्लियर है बात? चलिए, सो ये थे बेसिकली आपके रियो कन्वेंशन, सारे ही अर्थ समिट से निकल के आते हैं। अर्थ समिट का एक और प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21, यानी 21st सेंचुरी तक जो भी अचीव किया जाना है उसे बोलते हैं एजेंडा 21। एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था, किसी पे जबरदस्ती नहीं है, किसी को पेनलाइज नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो। अर्थ समिट का ये प्रोडक्ट था। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो हर लोकल गवर्नमेंट को एक एजेंडा बनाने के लिए कहा गया था 21 तक, 1992 से लेके 2000 तक, सन 2000 तक। बाद में से एक्सटेंड किया गया और इसके अंतर्गत सारे जो 17 हमारे SDGs हैं उनको इसके अंदर शामिल कर दिया गया। ये हमारा बन गया एजेंडा 21, जिसे अब 2030 तक हम लोगों को पूरा करना है। क्लियर है बात? जस्ट अ सेकेंड, 2030 तक हमें इसे पूरा करना है। चलिए साथ में देखते हैं। SDGs हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी को याद होनी चाहिए ताकि आप मेंस में अगर SDGs मेंशन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। टोटल 17 SDG हैं। पहला है आपका नो पॉवर्टी से रिलेटेड, राइट। दूसरा आपका जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ वेलबींग से, फोर्थ एजुकेशन से, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिफ्थ सेवेंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th is decent work and economic growth, 9th industry innovation and infrastructure, 10th reduced inequalities, 11th sustainable cities and communities, 12th responsible consumption and production, 13th आपका climate action है, 14th है life below water और 15th है life on land। ये दोनों याद हो जाते हैं बहुत इजीली। 14 is life on water and 15 is life on land। 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वहीं पर 17th पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये जो भी गोल्स हैं इनके लिए सारे देशों का पार्टनरशिप, ताकि ये गोल्स को हम लोग मीट कर सकें, इनको पूरा कर सकें। इसी गोल्स को पूरा करने में एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। पेरिस एग्रीमेंट
2015 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ही हम लोगों ने डिसाइड किए हैं एनडीसीज, यानी पेरिस एग्रीमेंट को अगर पूरा करना है तो हर देश को अपने खुद से स्वयं सामने आके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने होंगे कि हम ये करेंगे क्लाइमेट के लिए, जिससे हम इस एग्रीमेंट को पूरा करने में सक्षम रहें। इस एग्रीमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर प्रोविजन था कि हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल के से रोकना है, राइट। और साथ ही में इस फोकस रहना चाहिए कि इसे 1.5 डिग्री तक ही रोक दिया जाए। क्लियर है बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आईपीसीसी की रिपोर्ट में हमारे सामने आती है। ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो हमारा प्लान है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का, कि ग्लोबल वार्मिंग यहां तक ना जाए, वो हम लोग 2025 तक ही ब्रीच कर देंगे। 2025 में ही एक साल ऐसा जरूर होगा जो 1.5 डिग्री सेल्सियस हॉटर होने जा रहा है। इनिशियली प्लान था 2050 यानी मिडिल ऑफ द सेंचुरी तक हमें इस टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। बाद में हमने अपने प्लान चेंज किए, लग नहीं रहा था तो 2030 किया, और अब आईपीसीसी की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये 2025 तक ही गर्म साल हो जाएगा। एनडीसीज में इंडिया का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, साथ ही में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की, या इसी के साथ फॉसिल फ्री जो एनर्जी सोर्सेज हैं उधर तक पहुंचने की, और हमारे जो एमिशंस हैं उन्हें कम करना ऑफ इट जीडीपी बाय 33 to 35%। इन तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। टोटल हम लोगों ने 100 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर लिया है। 2022 तक की बात करें तो हम 175 गीगावाट्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। टोटल हमारा टारगेट जो है वो है 450 गीगावाट्स। कब तक? 2030 तक। तो हम लोगों ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें हम लोगों ने बताया है इंडिया इज वेल ऑन इट्स प्लान टू अचीव ऑल द एनडीसीज जो हम लोगों ने प्रॉमिस किए थे। एनडीसीज का गपला यही है कि एनडीसीज जो है वो इतने कम एम्बिशियस हैं कि हम लोग पेरिस एग्रीमेंट को फिर भी मीट नहीं करने वाले हैं। तो यहीं पर यही कंट्रोवर्सी चलती रहती है, यही मुद्दा चलता रहता है। जो डेवलपिंग नेशंस है वो डेवलप्ड नेशंस पे ब्लेम डालते रहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रदूषण किया है, जो पॉल्यूशन आपने इतने सालों से किया है, आप उसकी भरपाई कीजिए। उसी के लिए अलग अलग फंड्स बनाए गए हैं, राइट। पर कोई भी इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बनता जा रहा है। आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा और इसके क्वेश्चंस पे स्पेसिफिक नजर रखिएगा। कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए हमारे एमसीक्यू का आंसर देखते हैं। वेयर वॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में एक्सप्लेन किया गया था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म तो पहले ही आ गया था, 1980 में ही आ गया था, 1980 में। बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया था। इसका मतलब बनता है कि फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी हम लोग रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं, पर जो आगे आने वाली जनरेशंस है उनकी जरूरतें भी वो लोग पूरी कर पाएं। ऐसा नहीं कि सब हम लोग खा के चले गए या पूरा खाली कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को। क्लियर है बात? चलिए इसी के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।